हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 यूपीएससी मेंस 2025 का। अभी हम कर रहे हैं जीएस 2 का पेपर डिस्कस। ऑलरेडी हमने जीएस 1 का पेपर क्या है डिस्कस कर लिया था। वो भी हम डेली 1-1 क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में डिस्कस करा था। उसी तरीके से अभी हमारा जीएस 2 चल रहा है, फिर जीएस 3 एंड जीएस 4। देखो फ्रेंड्स, वैसे अगर हम बात करें ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो नॉलेज तो सभी के पास होती है। मतलब हर एक स्टूडेंट जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके पास नॉलेज नहीं होगी या इस वजह से उसका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा। आप मान के चलिए कि मान लीजिए आप 5 लाख बच्चों ने यूपीएससी का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, उसमें से 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से मान लीजिए 50,000 या 60,000 बच्चों का ही प्रीलिम्स क्लियर होता है। लेकिन मेंस का अगर जो मेंस क्लियर की बात करते हैं वो 1000 से 1500 के, मतलब 1500, 2000, 3000 तक में रह जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के बच्चे जो पेपर दिए उनके पास नॉलेज की कमी है या नॉलेज नहीं था, इस वजह से मेंस क्लियर नहीं हो पाया। एक्चुअली रियलिटी ये होती है आंसर राइटिंग में कि हम अपने आंसर को स्मार्टली तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते आंसर शीट पे, जिसके वजह से हमारा जो आंसर होता है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो हमारा जो सिलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं फिर क्या होने लगता है, रुकने लगता है। तो आज हम उसी चीज को हम क्या करेंगे, जो डेली हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एक इफेक्टिव आंसर और एक स्मार्ट आंसर कैसे हम लिख सकते हैं अपने आंसर शीट पे। तो वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 11 में भी डिस्कस करेंगे कि एक इफेक्टिव और स्मार्ट आंसर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो, सीधी सी बात है, जब आप एक स्मार्ट आंसर जब आप फॉर्म करते हो ना, या जो स्मार्टली तरीके से अपना आंसर जो फॉर्म करके आंसर शीट पे प्रेजेंट करते हैं, वो क्या ऐसा लिखते हैं कि उनका आंसर एक इंफॉर्मेटिव और स्मार्टली आंसर फॉर्म होता है। इसके लिए वो फॉलो करते हैं 3 स्टेजेस। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को इस अलग-अलग स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। अलग-अलग स्टेजेस में डिस्कस करने का मतलब क्या है? सीधा-सीधी कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये हमें तभी हम डिसाइड कर पाते हैं जब हमें क्वेश्चन के बारे में मालूम हो। तो कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे 3 स्टेज में, यानी कि 3 लेवल पे। फर्स्ट लेवल में हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है। सेकंड में हम बात करेंगे कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। देखो, जैसे ही आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ जाते हो, कई बार क्या होता है कि अगर आप हाई लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम दे रहे हो, लाइक यूपीएससी जैसी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो या इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ो, तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, उसकी मीनिंग समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आनी चाहिए। जैसे ही आप क्वेश्चन की मीनिंग आप समझते हो, तब उसके बाद आपका क्या, आप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लोगे कि कोर डिमांड क्या है क्वेश्चन का। और जब आप कोर डिमांड फाइंड आउट हो जाता है आपका, तो अब आप क्या करते हो, क्वेश्चन के सोर्स के बारे में आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है। जब आपका ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर हो जाता है ना, तब आपको ऑटोमेटिकली स्मार्ट आंसर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको आंसर शीट पर रिप्रेजेंट करना होता है। उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस रहने वाला है। तो फटाफट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने एक इफेक्टिव और स्मार्ट आंसर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है। आप अपने जो नोट्स बुक है आप वो निकाल के रख लीजिए, उसमें जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप क्विक रिवीजन के लिए आप वो पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मतलब अपने नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको देखने को मिलेगा वो किसका देखने को मिलेगा, यूपीएससी मेंस जीएस 2 2025 का। ये तो बेसिक था, ये चीज़ मैंने आपको समझा था कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था ना, देखो क्वेश्चन को आसान भाषा में समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक ऐसा वैल्यू सिस्टम है जो पावरफुल जो लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, लाइक जो जजेस हैं, मिनिस्टर, लीडर और जो सिटीजन है, दोनों को कंट्रोल रखता है। मतलब कोई भी इंसान या कोई भी हाई अथॉरिटी पे बैठा हुआ पर्सन
या जो इंस्टीट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। लाइक अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर में नहीं है। तो यही चीज़ आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, जुडिशरी के लिए कैसे काम करती है। मतलब एक तरफ तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट कराती है, जैसे जजेस को फ्री रखती है। दूसरा मतलब दूसरी तरफ जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है उसको भी वो क्या करती है, इंश्योर करती है, जो जिसकी वजह से जो जजेस होते हैं वो आंसरेबल भी होते हैं। तो इस बेसिस पे बैलेंस करते हुए आपको क्या करना था, अपना आंसर लिखना था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन की मीनिंग जब समझ में आ जाती है, तब हमें ये भी पता चल जाता है कि कोड डिमांड क्या है। कोड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और अगर आप ये क्वेश्चन में कहीं पे साइड में लिख के रखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले देखो कोड डिमांड क्या है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, सॉरी नॉट मोनार्ची, मोरालिटी, आई एम सॉरी। और यहाँ पे आएगा आपका मोरालिटी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा उसका जो एप्लीकेशन है वो दो पार्ट्स में दिखाना है, मीन दो एरिया में दिखाना है। तो एप्लीकेशंस इन टू पार्ट्स। तो एप्लीकेशन इन टू एरियाज लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो दो एरिया में कौन कौन सा। पहला जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेकंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद फिर आपको क्या बताना है कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे है, हाउ टू बैलेंस इन बोथ एरिया। इसी में आपको एक और चीज़ें क्या बतानी है, हाउ टू बैलेंस्ड इन बोथ एरिया। उसके बाद देखिए और क्या है इसमें, फिर आपको क्या बताना है, कंक्लूजन बताना है। कंक्लूजन तो हर एक क्वेश्चन में रहता है कि आप इफेक्टिव कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, कि जुडिशरी को फियरलेस भी रखना है और रिस्पॉन्सिबल भी रखना है। ये दोनों कैसे बैलेंस होगा, ये आपको बताना। अब आपको लिखना है, अब मतलब लिखना तो नहीं है, आप समझिए सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो सोर्स ऑफ द क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपको किससे देखने को मिलेगा, GS2 का पेपर है, पॉलिटी। पॉलिटी, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर, या सेपरेशन ऑफ पावर,
सेपरेशन ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देखो, आप इधर उधर भी मत देखो, सीधा सीधी फोकस करो किस पे, आंसर पे, कि इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये सोर्स सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी सोर्स नजर आएंगे इसके भी। अभी तो सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर के सोर्स बताए, इसके कुछ की सोर्सेज भी नजर आएंगे। की केस में आपको क्या क्या नजर आएगा, अगर हम बात करते हैं की केस के बारे में, तो की केस में आपको जो नजर आएगा, पहला आएगा, मतलब इसको आप एज एग्जाम्पल की तरीके से यूज कर सकते हो। नव नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया केस कब हुआ था बताओ, 2018 में, ठीक है। दूसरा, केशवानंद भारती केस, तो ये तो आप बता ही सकते हो ना कि केशवानंद भारती केस कब हुआ था। केशवानंदा भारती केस, ये हुआ था आपका 1973 में। फिर आएगा एनजेएसी केस, ये कब हुआ था, एनजेएसी केस, एनजेएसी केस ये हुआ था 2015 में। उसके बाद एसआर बम्बई केस, ये कब हुआ था, 1994 में। उसके बाद आता है आपका आरटीआई केस, आरटीआई केस, ये कब आया था, ये आया था 2019 में। ये आपके क्या है, कुछ की केस हैं जो कि हम अपने आंसर राइटिंग में यूज करने वाले हैं। उसके बाद कुछ थिंकर्स एंड रेफरेंस भी आपको नजर आएंगे। थिंकर्स एंड रेफरेंस यहाँ लिख लेते हैं कार्ड में, थिंकर्स एंड रेफरेंस। इसमें आपको कौन कौन नजर आएंगे, पहला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर का जो एक थिंकिंग है, यानी कि आइडिया ऑफ, उसको लिख लेते हैं इस वाले पेन, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, तो भाई इधर उधर मत देखो, सीधा सीधी आंसर देखो। ग्रेवेनली ऑस्टिन पोक, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन, ऑफ अ नेशन। तो ये आपको कुछ थिंकर्स एंड उसके रेफरेंस भी नजर आएंगे। तो मैंने इसमें आपको क्या क्या मेन चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपको आंसर फॉर्म करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं अपने आंसर पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, ठीक है। आंसर जो अब हमारा मेन आंसर चलेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे जो पहला पॉइंट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। अब इसमें आप कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो वो पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें आपका बियॉन्ड प्रोसीड्यूरल बियॉन्ड प्रोसीड्यूरल लीगलिटी। अब देखो इसका मतलब क्या है। देखो सिर्फ लॉ फॉलो करना ही काफी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस के स्पिरिट और उसके वैल्यू को भी फॉलो करना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। अब एग्जांपल केस वन एंड भारती केस की बात करते हैं 1973 का। तो इसमें कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में आपको ये लिखना है। सेकंड पॉइंट में आपका क्या आएगा, इंश्योरिंग सुपरमेसी ऑफ रूल एंड लॉ, रूल एंड लॉ, ठीक है। अब इसका मतलब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जजेस हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं माना जाएगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल के नीचे ही माना जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल को सबसे ऊपर रखा गया हमारी कंट्री के अंदर में, और ऐसा माना भी जाता है। तो सुपरमेसी को क्या करना, यानी कि रूल एंड लॉ के सुपरमेसी को इंश्योर करना। एग्जाम्पल के तौर पे जुडिशरी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में ही रह करके क्या करती है, काम करती है। तो दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट्स की बात करते हैं, टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी इन डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, टॉलरेंस टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी इन डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें समझो, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक मेजर रोल है कि वो माइनॉरिटी और जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, चाहे मेजोरिटी कुछ और चाहे, मतलब जो मेजोरिटी है उनकी अगर सोच कुछ और है या अगर कुछ और थिंकिंग है, तो उसको न चाहते हुए इसके राइट्स को, जो भी हमारी कंट्री में मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं या जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जो नवतेज जौहर केस था 2018 में, उसमें सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन करके LGBTQ प्लस राइट को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था। इवन थ्रू सोसाइटी कंजर्वेटिव्स उस टाइम पे थी, उसके बेसिस पे भी, उसके बाद भी क्या किया गया था, जो माइनॉरिटीज थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया था। ये सारी चीजें जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे ना, लाइव एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल लिखना केस के बेसिस पे, क्वेश्चन के बेसिस पे, आपके आंसर्स को और भी ज्यादा क्या बना देता है, इफेक्टिव बना देता है। जो कि एक सिविल सर्वेंट में वो मालूम होना चाहिए कि सोसाइटी में इन प्रीवियस टाइम ऐसे ऐसे डिसीजंस भी लिए जा चुके हैं, ताकि वो उन बेसिस पे क्या कर सके, जब एज वो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को संभाले या जो हाई अथॉरिटी पोजीशन संभाले, तो उसके बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, मतलब डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए स्मार्ट आंसर लिखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, देखो मैं भी बता देता हूँ। आज का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा डिस्कशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी तो पहला ही पॉइंट चल रहा है, और पहले पॉइंट्स में हम क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट्स मतलब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें आपको क्या लिखना है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। तो इस कॉलम को ना थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, तो इसलिए बढ़िया से नोटबुक सब ले लो और ये सारे पॉइंट्स को लिखते चलो साथ साथ में, ताकि
रिवीजन करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। इंस्टीट्यूशनल ओ सॉरी इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस फेयरनेस। अब इसमें समझो, देखो, हर पब्लिक ऑफिशियल, चाहे हम जज की बात करते हैं, ऑफिसर की बात करें या मिनिस्टर की, को इम्पार्टियल और फेयर रहना चाहिए। यही इंस्टीट्यूशन में पब्लिक का क्या करता है, ट्रस्ट बनाने का काम करता है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, चेक ऑन पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटी, जो अथॉरिटाइजेशन होता है उसको चेक करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप उसको भी क्या करना, पॉइंट में मेंशन कर लेना। यहाँ लिख देता हूँ जो फिफ्थ पॉइंट है, चेक ऑन पॉपुलिज्म पॉपुलिज्म एंड अथॉरिटेरिज्म। देखो, कभी कभी जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी के नाम पे भी लीडर क्या करती है, आर्बिट्री डिसीजंस ले लेती है। कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज उन्हें रोकता है ताकि डेमोक्रेसी क्या रहे, बना रहे। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते थे, बिहाइंड प्रोसीड्यूरल लिगेटी, ये आपका पहला पॉइंट हो जाता। दूसरे में इंश्योरिंग सुप्रीमेसी रूल एंड लॉ, थर्ड पॉइंट में हो जाता है आपका टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी इन डेमोक्रेसी, फोर्थ पॉइंट में इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस, एंड फिफ्थ पॉइंट में चेक ऑन पॉपुलिज्म। ये 5 पॉइंट आप पहले पॉइंट में लिख सकते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, वो होगा एप्लीकेशन, ये आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मोरालिटी टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ऐसे आंसर राइटिंग में ऐसे डिजाइन बना के मत लिखना। यहाँ तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि हम ये पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग जब करोगे ना आंसर शीट पे, तो तरीके से करना, ऐसे डिजाइन विजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ताकि एग्जामिनर देखेगा बच्चों की तरह ये फुल पत्ती बना करके आंसर लिख रखा है, नहीं। एक प्रोफेशनली तरीके से और स्मार्टली तरीके से आपको क्या क्या करना है, आंसर लिखना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जजेस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के प्रेशर में ना आए, मतलब उन पे पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे। तो इसलिए हमारी कंट्री को जुडिशरी से इंडिपेंडेंस इसलिए रखा गया है ताकि जुडिशरी बिना किसी फियर के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के क्या कर सके, जस्टिस कर सके। उस पर पार्लियामेंट का कोई भी प्रेशर नहीं रहता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये इंश्योर करता है कि जो जुडिशरी है वो फ्री रहे और उसका मिसयूज पार्लियामेंट के द्वारा या जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, या अगर हम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव की बात करते हैं तो उनके द्वारा उसका मिसयूज ना किया जा सके। तो इसमें आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट आपका इसमें आएगा, इसमें आपका जो पहला पॉइंट है वो आएगा, सील्ड अगेंस्ट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव, सॉरी एक मिनट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस
यानी कि उसमें किसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके से जुडिशरी के मैटर में इंटरफेरेंस ना करे। देखो, जजेस की अपॉइंटमेंट जब की जाती है तो उसमें किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और नहीं होता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सेकंड जजेस केस जो कि 1993 में हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो जुडिशरी का जो होगा वो जुडिशरी का ही फाइनल जो से होगा, मतलब जुडिशरी का ही फाइनल से होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इसका कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स के, ये एम लक्ष्मीकांत के बुक में, तो जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इसमें आपका आता है फिर दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आप क्या लिखोगे इसमें, बताओ मुझे। देखो, सेकंड पॉइंट में आएगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड रिमूवल प्रोसीड्यूर। सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड रिमूवल रिमूवल प्रोसीड्यूर। अब इसका मतलब समझो। देखो, जजेस को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचोगे ना कि जैसे एक मिनिस्टर को तुरंत हटा दिया जाता है या किसी पुलिस ऑफिसर को तुरंत उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, उसी तरीके से हमारी कंट्री में जजेस को भी हटाया जा सकता है? नहीं, हमारी कंट्री में जजेस को हटाना उनके पोस्ट से एक काफ़ी क्या है, कठिन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ऐसे डायरेक्टली इजी वे में नहीं हटाया जा सकता। तो जजेस को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इम्पीचमेंट के ही थ्रू किसी भी जजेस को क्या है उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट या प्रोसेस ऑफ रिमूवल किस तरीके से किया जा सकता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या आप इसको एज अ होमवर्क लिख लो कि आपको ये टॉपिक क्या करना है, रिविजन करना है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 270, ये किस चीज़ को इंश्योर करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो टेन्योर है, यानी कि उनका जो समय काल है, उसको वो क्या करता है, इंश्योर करता है। तो आप इसको हाईलाइट करके लिख लो, आर्टिकल आर्टिकल 124 एंड 270 किस चीज़ को इंश्योर करता है? ये टेन्योर को इंश्योर करता है, टेन्योर को इंश्योर करता है, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट में आता है जुडिशरी रिव्यू एज गार्डियन मैकेनिज्म। अब इसमें क्या क्या पहुंची जाएंगी, इसका मतलब आप समझ लो। सबसे पहले थर्ड पॉइंट में, ठीक है, जुडिशरी सॉरी जुडिशियल जुडिशियल रिव्यू एंड रिव्यू एज गार्डियन मैकेनिज्म मैकेनिज्म। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दो। देखो, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका कमेंट में आंसर दोगे, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा ना, डिस्कशन चलता रहेगा। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी क्या मिलेगा, एक मतलब एक तरीके से उनको भी गाइडेंस, और उनके जो डाउट्स हैं वो भी क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। तो देखो, जुडिशियल रिव्यू एज अ गार्डियन मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, जुडिशरी का काम क्या है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको स्ट्रिक्ट तरीके से क्या करना, डाउन करना। मतलब आप इन शॉर्ट समझ लो, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया जा रहा है या जो ऐसे कुछ लॉ बन जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेंस करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस चीज को प्रेजेंट करता है कि जुडिशरी क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंस होकर के काम करती है। एग्जाम्पल, एनजेएसी केस 2015 का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनजेएसी केस में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो एनजीएसी जो एक्ट था उसको क्या कहा था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को क्या करता है, वायलेट करता है। आपको ना एक होमवर्क और लिखना है कि एनजेएसी केस क्या है, उसको शॉर्ट तरीके से कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। चलो।
उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो 4 पॉइंट में आप इसको लिख लो यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। देखो, जुडिशरी के पास अपना बजट और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, वरना गवर्नमेंट इनडायरेक्टली क्या करेगी, उस पर अपना प्रेशर डालेगी। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो, डिलीवरिंग अनपॉपुलर येट जस्ट वर्डिक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर हम बात करते हैं इसकी मीनिंग के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट में आपका क्या आ जाएगा, डिलीवरिंग अनपॉपुलर येट जस्ट वर्डिक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जज का काम है जस्टिस देना, चाहे डिसीजन पॉपुलर हो या ना हो। तो सीधा सीधे काम है कि वो क्या कर सके, न्यूट्रल हो करके लोगों को क्या देना, जस्टिस देना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम SR बॉम्बई केस 1994 की बात करें, तो कोर्ट ने जो सेक्युलरिज्म है उसको अपहोल्ड किया पहले, सॉरी, सेक्युलरिज्म को होल्ड किया, भले पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी उसमें, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया था, सेकुलरिज्म को होल्ड किया था। तो ये पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यही होता है कि मोरल करेज गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अभी तक हमने किस पे बात किया था, इंडिपेंडेंस पे। अब हम बात करेंगे किस पे, इसके अकाउंटेबिलिटी पे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए कि कौन कौन से पॉइंट हमने डिस्कस करे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, अब इधर देखो फटाफट, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टू जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब इस पे हम पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। देखो, जजेस के पास इंडिपेंडेंस तो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसरेबल नहीं है। देखो, कई बार क्या होता है ना, जब लिमिटेशन से ज़्यादा किसी को आप आज़ादी दे दोगे ना, तो वो उसका क्या करेगा, मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देता है। या किसी के पास अगर लिमिट से ज़्यादा पावर आ जाए और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी ना दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए, तो वो क्या करेगा, उस पावर का मिसयूज़ करेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंस तो कर दिया कि उसके मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इन शॉर्ट सीधा सीधे जुडिशरी के मैटर में वो इंटरफेरेंस ही नहीं कर सकता है। तो क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी कंट्री में जुडिशरी सिस्टम, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल है। जजेस के पास इंडिपेंडेंस तो है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसरेबल नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और फेयरनेस। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की मीनिंग हमें आपको क्या लिखना है, 3 चीज़ें लिखनी है। वो 3 चीज़ों में क्या क्या लिखना है, पहला ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा एथिक्स, एथिक्स का पेपर होता है ना यूपीएससी में, GS4 में। उसके बाद फेयरनेस। देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट फेयरनेस नहीं होगा ना, तब तक वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन ही नहीं ले पाएगा। तो ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे उसके डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मनगढ़ंत उठा के कुछ भी डिसीजंस ले लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी रिसेंटली ही एक केस था
कि जो हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने आई थिंक जो मतलब भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी, उनका जो सर था वो टूटा हुआ था। तो जो पिटिशंस डाली गई थी, तो उनमें उन्होंने कहा था कि वो भगवान विष्णु उनको अपना सर खुद मरम्मत कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या थी, जो एथिक्स थी, या अगर हम बात करते जो थोड़ी सी मॉरल सेंस होना चाहिए वो नहीं था। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशंस इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पोस्ट पर हो बैठ करके क्या इस तरीके से कोई डिसीजंस लेना या थॉट्स रिप्रेजेंट करना सही था या नहीं था, वो अपनी जगह पे है। हम लोगों के हिसाब से गलत है। आप लोग अपनी डिसीजंस ले सकते हो, किसी के हिसाब से सही भी हो सकता है, किसी के हिसाब से गलत भी हो सकता है। तो एथिक्स और फेयरनेस होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इसमें, ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट एंड डिसीजन। सीधा सीधी मतलब है कि जो उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, कि हमारी कंट्री के अंदर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, या अमाउंट अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है जजेस की, वो डिसीजंस क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि पब्लिक को उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज हो। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हो। इसमें जो आपका पहला पॉइंट आएगा, ए करके लिख लो, बी करके लिख लो, कोई इशू नहीं है। ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट इन अपॉइंटमेंट एंड डिसीजन। देखो, कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पब्लिक का क्या रहे, ट्रस्ट बना रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहता है इंडिपेंडेंस के साथ साथ ओपिनियंस भी होना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो जुडिशरी अंडर आरटीआई। चलो आप आरटीआई का फुल फॉर्म लिखना कमेंट बॉक्स में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जुडिशरी जुडिशरी अंडर आरटीआई। ठीक है, देखो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी इसमें आना चाहिए, आरटीआई के अंदर में, मतलब सॉरी, आरटीआई के अंदर में आता है। ये अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है, इंडिपेंडेंस को हार्म नहीं करता है। मतलब अगर आप किसी के राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको वो हानि पहुंचा रहा है, नहीं। तो यहाँ पे पब्लिक को भी जब जानने का अधिकार मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं उस पर क्या होता है, ट्रस्ट लोगों का और भी ज़्यादा बढ़ता, और जुडिशरी के ऊपर क्या रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो एथिकल कोड्स एंड इन हाउस प्रोसीड्यूर्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो थर्ड पॉइंट में लिख लो एथिकल एथिकल कोड्स एंड इन हाउस प्रोसीड्यूर्स। देखो 1997 में जो रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यू लाया गया था, तो जिसमें ये किसके लिए लाया गया था, जजेस के लिए लाया गया था। जजेस के लिए एथिकल कोड्स, जिसमें इम्पेरिलिटी और इंटीग्रिटी पर क्या किया गया था, फोकस किया गया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो अब इसका, डी वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें आता है इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर जजेस मिसकंडक्ट करता है, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के थ्रू रिमूवल पॉसिबल है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केसेस को मतलब सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत। ठीक है, जस्टिस बी रामास्वामी केस 1993 में ये दिखाता है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन भी है। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे लिख लो आप फिफ्थ पॉइंट।
इसमें आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल रिस्ट्रेंट एंड, सॉरी, हाँ, एंड सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो, जजेस को पॉलिसी मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना जो ओवर रीच, उसमें क्या बढ़ेगा, ओवर रीच होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आधार केस की बात करें ना, जो 2018 में था, सुप्रीम कोर्ट ने आधार स्कीम को अलाउ किया था, पर प्राइवेसी वॉलेट ना हो, यानी कि लोगों की जो प्राइवेसी है वो वॉलेट, उसका वॉलेट ना हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि जो प्राइवेसी वॉलेटिंग पार्ट है उसको स्ट्रिक्ट तरीके से क्या रखा था, डाउन रखा था। अब आता है नेक्स्ट, बैलेंसिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, मैंने पहले ही कहा था ये आंसर थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है, क्यों, क्योंकि कितने वर्ड में पूछा है, 250 वर्ड में पूछा था, तो अभी तो हमने आधा ही डिस्कस करा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, बैलेंसिंग बैलेंसिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, अब इसमें आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक दूसरे को कैसे बैलेंस बनाता है ये समझो। सबसे पहले, एक तरफ जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वहां पे हमारा जो जुडिशरी है वो क्या है, इंडिपेंडेंस है। जुडिशरी क्या हमारा, जुडिशरी या इंडिपेंडेंस जुडिशरी रख लो, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ जुडिशरी की बात करते हैं तो पब्लिक के लिए, ट्रस्ट के लिए भी क्या है, आंसरेबल बनाती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल, कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट्स इंडिपेंडेंस बट ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी। इम्पीचमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट के जजेस को हटाना काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जजेस के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी जो भी डिसीजंस है उसको वो रिव्यू कर सकते हैं, तो जिससे कहीं ना कहीं क्या बनता है, पब्लिक ट्रस्ट बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, आप इसमें पॉइंट्स में मेंशन करके लिख सकते हो। अब देखो, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जुडिशरी के लिए मॉरल कंपास की तरह है, मतलब मॉरल कंपास की तरीके से काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जजेस फ्री भी रहे और पब्लिक के लिए, और मतलब पब्लिक के लिए, या अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहे। ये जुडिशरी को यानी कि ये जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्डियन भी बनाए रखती है और पब्लिक के ट्रस्ट को भी क्या करती है, इंश्योर करती है। ये चीज़ें आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो यही था हमारा मेंस आंसर। आपको बताना है, एज आप फीडबैक दे सकते हो कि आपको आंसर कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ पॉइंट्स की कमी लगी, तो वो पॉइंट्स आप अपने यहाँ, मतलब वो पॉइंट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस तरीके से हमारा
आंसर डिस्कशन चलता रहेगा। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और कोई भी फीडबैक देना है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप मेरे को बता दो, ऐसे लिख करके एक्सप्लेन करना ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, या मैं पहले से ही टाइप करके आंसर लिखूं तब मैं उसको एक्सप्लेन करूं? आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।